सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कर चुके हैं। मैंने एक वीडियो केमिस्ट्री की यूनिट 1 की ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं आप सभी को। आई होप आप सभी तैयार कर लिए होंगे उसको और नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। सो आज यूनिट 2 के यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने यूनिट वाइज क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि ये सारे जो जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, मैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस या टॉपिक्स बता रही हूँ। सो आई होप आप सभी को ये जितना मैंने यूनिट 1 करवाया है क्लियर हो गया होगा, आप सभी अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आज यूनिट 2 की बात करते हैं। तो देखिए यूनिट 2 हमारा है, और ये किसका क्लास है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का है। तो यूनिट 2 है जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ डायरेक्शन केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि किसके डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके बेस्ड पर किस डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में केमिकल रिएक्शन को। किस रिएक्शन में, या तो रिवर्सिबल रिएक्शन या तो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये 2 टाइप्स होते हैं इसके, रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। जब कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट फॉर्म करता है तो उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो देखिए इसका डेफिनेशन आप सभी कैसे लिख सकते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये थोड़ा इंट्रो में करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स यानी मेरे यूनिट का शुरुआती का थोड़ा इंट्रो आपको हो जाएगा तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। और ये जो क्लास होने वाला है इसमें मैं सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करूँगी इन 1 वीडियो। ओके, सो चलिए देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट होगा मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, बट जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे किसमें, रिएक्टेंट में। सो इट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेस पीपीटी रिएक्शन डी डॉट कॉम्पोजिशन ऑफ, ये हो सकता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो सकते हैं, देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विल आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, देन प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑल्सो कन्वर्ट होंगे किसमें, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में। सो इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल में क्या होगा, दोनों ओर से कन्वर्ट होगा, और इरिवर्सिबल में क्या होगा, बस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के नहीं होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का जो बेस था, जो फर्स्ट टॉपिक था वो मैंने बता दिया। अब चलिए आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये चैप्टर का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेम ही है कि केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू ईच अदर सच स्टेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, जो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन सा हमारा इक्विलिब्रियम में कैसा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे तो वो कौन सी स्टेट आ जाएगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए
when the reactant start, the concentration of reactant and rate of forward reaction is more than the concentration of product and the rate of backward reaction। यानी कि जब रिएक्टेंट क्या करता है, स्टार्ट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए रेट जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है एंड और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है इज मोर देन, ज़्यादा होता है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से, एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से क्या होता है, मोर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बट इज द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन जब जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, देन तब द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट रिएक्शन का रेट इज मोर देन यानी कि अधिक हो जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि इसका मतलब है, कह रहा है कि जब हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इज कंपेयर टू दी फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। तो इसका मतलब यही है, यही इक्विलिब्रियम आपका कहता है कि जब एक कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों एक इक्वल हो जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया क्योंकि ये आपका यूनिट का नेम ही था कि केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई पूछ लेता तो क्या करते आप लोग, सो जानते रहिए, काम ही देगा। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपका है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी टिक कर लीजिएगा अपने नोटबुक या जहाँ भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए कि लॉ ऑफ एक्टिव मास। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 222 में पूछा गया है, 2022 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन, या तो इसको कह ले लॉ ऑफ एक्टिव मास या तो कह ले लॉ ऑफ मास एक्शन। और पेपर में आपसे दोनों के दोनों जैसे टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, इस टॉपिक में भी पूछे गए हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि एक्टिव मास में भी पूछा गया है, और लॉ ऑफ मास एक्शन ज़्यादातर लॉ ऑफ मास एक्शन में पूछा गया है। तो आप सभी दोनों नाम को याद रखिएगा, पेपर में किसी टाइप से पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्सिबल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन सभी में इरिवर्सिबल रिएक्शन किसी में नहीं होगा, रिवर्सिबल हमेशा लिखा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। और किसके एक्टिव मास पे, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। अब एक्टिव मास क्या होता है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये क्लास 12th में भी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आई थिंक होगा, तो इन सभी में आप लोग पढ़ के आए हैं। तो एक्टिव मास आप सभी को पता होगा कि रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या, तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास वो होता है, जैसे देखिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं बता ही देती हूँ कि एक्टिव मास क्या होता है, नहीं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। देखिए जैसे एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है N/V, यानी कि N हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मोल अंश, जिसको हम क्या कहते हैं कि मोल अंश, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कितने मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं हम,
N कहते हैं। और V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि जो गैसियस यानी कि एक्टिव मास है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा कोई भी, तो उसमें जो वॉल्यूम होगा उसे ही क्या कहते हैं, V कहते हैं। इसको हम किस में लेते हैं, इसको हम N को देखो, N को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W/N में, M में, W/M में, और इसका V से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/M इंटू V। तो यही होता है हमारा एक्टिव मास। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं कि हम देखते हैं, इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग chemical, then rate of reaction depends directly on the product or of active mass of reactant and number of mole of reactant are present in the form of power of active mass। यानी देखिए जो आपका अगर एक से ज़्यादा कोई भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड होगा, वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर डिपेंड कर जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास, लॉ ऑफ एक्टिव मास या लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका देखिए एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, N1A + N2B, ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो आपका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के सैम्पल को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो N3C + N4D, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, देन इसको क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अप्लाई दी लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इस जो ये हमने रिएक्शन लिखा है, अगर इस पे हम किसका अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ एक्टिव मास का अप्लाई करेंगे, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रेट है हमारा डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। क्या करता है A, और जो हमारा एक्टिव मास था यानी कि रिएक्शन जो आपका था कुछ इस प्रकार था कि N1A + N2B, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सैम्पल है, देन N3C + N4D, ऐसा कुछ रिएक्शन था आपका। यहाँ से देखिए ये जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्टिव मास जब अप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे। तो रिएक्टेंट को हम जस्ट लाइक इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ यानी कि जो यहाँ पर आपका है N के यानी कि N के जो इसका कोफिशिएंट है, यानी कि A के कंसंट्रेशन का कोफिशिएंट जो है उसको हम क्या कह देंगे, पावर मिला देंगे। तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A⁴N1, कंसंट्रेशन ऑफ B⁴N2, ये क्या हो जाएगा हमारा, किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वल का साइन, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या माना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन R1 है, तो मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो है K1 मान लिया और इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। तो अब देखिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, हमने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को R2 से रिप्रेजेंट किया, इक्वल K1। यहाँ से देखिए अब इसको इस प्रकार से भी आप शुरुआत से लिख सकते हैं कि R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बता रही हूँ, ये हमारा फॉरवर्ड का है। तो यहाँ पे हम चेंज करके बैकवर्ड कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से R2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C,
टू द पावर n3 और d टू द पावर n4। बस यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो R2 इक्वल K2, यानी K2 किसका है, हमारा बैकवर्ड रिएक्शन का क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। सो C टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर n3 और कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर n4, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। देखिए अब वी नो दैट यहाँ से हम लोग यहाँ आपका कंप्लीट होता है। अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ तक करके आते हैं तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे और इतना आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या लिखना है, जो ऊपर के मैंने लाइन बताए थे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, जो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो गए तो वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर। इतना लिखना है और देन आपको ये रिप्रेजेंटेशन शो कर देना है कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड के लिए। आपका क्लियर हो गया, इतने में आपको मार्क्स क्लियर मिल जाएंगे टोटल। फिर हम अगर आगे लिखना चाहे, कभी मान लीजिए अगर पूछ भी लेता है, अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया तो आप इस प्रकार से थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा कि वी नो एट इक्विलिब्रियम, किसी इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने इक्विलिब्रियम इसीलिए पढ़ाया कि आगे टर्म्स यूज़ होती हैं। तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट देन बैकवर्ड का रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम R1 इज इक्वल टू R2। सो K1 यानी कि R1 मैंने किसको माना था, R1 लेट किया था कि R1 हमारा क्या है, इतना है, तो ये लिखेंगे, और R2 इतना है तो ये लिखेंगे। तो इस R1 और R2 के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। देन K1 और K2 को इधर साइड लेकर आएंगे तो ये अपॉन में चला आएगा, इक्वल, और ए बी को हम किधर लेकर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो C अपान D के अपान में आ जाएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरे को K1 अपान K2 को हम KC में लेट कर लेते हैं, तो इक्वल किसके हो जाएगा, इस टर्म के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से K1 अपान K2 इज इक्वल टू KC। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आपका कंप्लीट होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। ये आपका 2 मार्क्स में भी, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, ये टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का, कैन बी डिफाइंड, हम डिफाइन कर सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट के रेशियो को बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स देखिए KC ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा, K1 यानी कि फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है हमारा, ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। तो KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि फॉरवर्ड ये है हमारा बैकवर्ड और ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो चलिए चलते हैं आपके, ये देखिए आपका, सॉरी ये जो है यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट होगा आपका, रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये K1 जो है हमने किसका लेट किया था, रिएक्टेंट का, और ये प्रोडक्ट है। ये आपसे इससे मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट आप सभी ले लीजिएगा, देन उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ये अगर किसी भी कांस्टेंट को, और किसका कांस्टेंट हो, रेट
ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट हो और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट हो, दोनों को रेशियो में लिख देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपका 2 मार्क्स कंप्लीट होता है। यहाँ से देखिए यूनिट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ से एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ केसी। केसी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखिए मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर के पावर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रैकेट डेल्टा एन, मोल टू द पावर मोल अपॉन लीटर डेल्टा एन, वेयर जहाँ पर यहाँ से देखिए टोटल नंबर ऑफ क्या है, मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि डेल्टा एन जो है वो लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये कह सकते हैं या तो रिएक्टेंट का मोल है टोटल या तो प्रोडक्ट का टोटल मोल है। तो यहाँ तक आपका हो गया। एक एग्जाम्पल भी आप सभी इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप सभी क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन का सैम्पल 2NH3, ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है तो इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखते हैं, यानी कि अगली लेक्चर या सेक्शन में देखते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखिए अगर हम लिख दें 2N2O5, ओके, 2N2O5 रिवर्सिबल रिएक्शन 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ Kc को यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहले तो प्रोडक्ट होगा देन रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, पहले प्रोडक्ट होगा देन रिएक्टेंट होगा। वो मैंने सही लिखा था क्योंकि वो मैंने रेट कांस्टेंट नहीं लिखा था, वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ से प्रोडक्ट होगा, यहाँ रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये है, और रिएक्टेंट क्या है, ये है। तो इसको मैंने प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो डेल्टा एन, जहाँ पर हमारा डेल्टा एन क्या कहता था कि या तो वो टोटल नंबर होगा, मोल होगा किसका, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के क्या है 4 + 1, यानी कि जो पावर में होंगे वो हमारे के क्या होंगे, मोल होंगे। तो 4 1 क्या हो गया 5 हो गया, और 2 हमारे रिएक्टेंट हैं तो -2 = 3, यानी कि डेल एन की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यूनिट ऑफ Kc = क्या हो जाएगा, मोल लीटर के पावर में 3 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। ये आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो, और अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो भी आप लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, वरना कोई बात नहीं। देखिए ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, जो कि आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्ज़ाम में और हर बार पूछा जाता है। तो आप सभी इसको तैयार कर लीजिएगा, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए रिलेशन बिटवीन Kc और Kp है, यानी कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रेशर में क्या करता है, रिलेशन। देखिए Kc = क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि Kc = C, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा कोई भी लेट कर लीजिएगा, आप सभी पहले लेट कर लीजिएगा कि लेट ये वाली लाइन यहाँ लिखिएगा, लेट कर लीजिएगा क्या, अ केमिकल रिएक्शन लेट कर लीजिए कि N1A + N2B रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ से लेट करिएगा कि N3C + N4D, ये एक केमिकल रिएक्शन लेट कर लीजिएगा। देन यहाँ से लिखिएगा कि कैसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, रिएक्टेंट हमारा ये हो गया। और मैंने इसको लिखने का तरीका बताया है कि अगर आप एक्टिव मास के रूप में लिखना चाहते हैं, यहाँ से पहले क्या करेंगे, C का कंसंट्रेशन, देन ये जो N है ये पावर में चला जाएगा। इसको पूरे को इसी तरीके से लिखना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, इक्वेशन 1 लेट कर लिया, और Kp भी
सेम ऐसे होगा कि प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, लेकिन P यानी प्रेशर, P के फॉर्म में हम लिखेंगे तो PC यानी कि PC अपॉन D, D और C क्या है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट है तो, और ये क्या है, P है हमारा प्रेशर का प्रोडक्ट, प्रेशर का प्रोडक्ट, तो PC/PD अपॉन 3 पावर में 3N3 और N4, ऐसे ही सेम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, PBA = nRT होता है। तो अगर V को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा, तो N/V हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब N/V क्या होता है, मैंने अभी बताया कि एक्टिव मास, इसीलिए मैंने एक्टिव मास की डेफिनेशन वो फॉर्मूला बताया आप सभी को। तो N/V क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। तो P N/V की जगह पर एक्टिव मास लिखेंगे और RT एज इट इज लिख देंगे। अब एक्टिव मास PA यानी कि PA का एक्टिव मास क्या होता है, PA = कंसंट्रेशन ऑफ A और RT, यानी एक्टिव मास किसका है, A का, तो A का हम लिखेंगे और RT लिख देंगे। अब देखिए जो पार्टिकल के प्रेशर होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करते हैं, एक्टिव मास पर डिपेंड करते हैं। तो एक्टिव मास ऑफ B, सिमिलरली इसी तरीके से हम एक्टिव मास ऑफ BCD पूरा लिख लेंगे। तो B अगर लिखेंगे तो B आ जाएगा और RT हो जाएगा। अब C, अगर C का एक्टिव मास लिख रहे हैं हम तो C आ जाएगा, D का लिख रहे हैं D आ जाएगा, सिमिलरली इसी तरीके से। और यहाँ से देखिए 10, देखिए पुटिंग जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन सेकेंड, जो हमारा इक्वेशन सेकेंड है उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब इक्वेशन सेकेंड हमारा कौन सा था, ये था, ये इक्वेशन सेकेंड था, तो इसमें हम इस वैल्यू को पूरे पुट कर देंगे। तो Kp = CN3RT⁴ अब यहाँ से देखिए, अब इस सभी जगह पर क्या कर देंगे, अब देखिए PC के पावर में N3, PC की वैल्यू क्या है, PC की वैल्यू यहाँ से देखिए ये है। अब PC की वैल्यू ये है तो ये यहाँ पर पुट करेंगे PC के प्लेस पर। और ऐसे ही PD की वैल्यू क्या है, PB की वैल्यू क्या है, सभी यहाँ पर पुट कर देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को हैंड रिटन्स में बताऊंगी, क्योंकि ये मैं समझा रही हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसीलिए। तो चलिए चलते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए, अगर Kp हमें, क्योंकि P की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, देखिए Kp = C⁴ D⁴ ये क्या है, प्रोडक्ट है। देन A⁴ और B⁴ और यहाँ पर देखिए RT जी, ये हमारा क्या है, ये हमारे ये क्या थे, ये टर्म जो हमारे थे वो कांस्टेंट, मैंने लेट कर लिया कि ये टर्म हमारे कॉमन थे, क्योंकि RT हमारा दोनों में कॉमन था, और पावर जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ से देखिए आप सभी, यहाँ से RT है, यहाँ से भी RT है, ये दोनों सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, N3 + N4 यानी कि ऐड हो जाएंगे। यहाँ से भी सेम ऐसे होगा, RT और RT दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से देखिए ऊपर जो है हमारा N1 और N2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो यहाँ से देखिएगा, ये जो आपका है ये ऐड होके इधर मैंने अलग लिख दिए, इनटू में करके अलग लिख दिए। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये मैंने फर्स्ट ही बताया है कि C⁴ + D⁴ A⁴ B⁴ तो यहाँ से देखिए सेम वही लिखा है, C⁴ D⁴ और A⁴ और B⁴ अब यहाँ से मैंने A⁴ बोल तो दिया, बट ये रॉन्ग है, इसमें बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A⁴, क्योंकि ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारा केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो Kp एज इट इज, यहाँ से देखिए इस टर्म को हम किसके इक्वलेट कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा Kc, तो Kc यहाँ पर लिख देंगे इनटू, और ये पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए
RT अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यहाँ से देखिए, अगर RT N3 + N4 है और अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें इंटू में जाएगा, RT पावर में क्या हो जाएगा, N1 + N2 हो जाएगा। अगर दोनों को फिर इंटू में है तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, रेट ये जो है RT है वो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको ऐड कर देंगे तो वही फॉर्म हमने लिखा है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ऐड करेंगे तो ये हमारा ऊपर गया है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ले जाएंगे जब इसको RT N1 + N2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो Kp = Kc, इसकी जगह पर Kc लिख देंगे इंटू RT के पावर में ये लिख देंगे। अब देखिए Kp = Kc R के पावर में ये हमारा क्या है, ये चेंज है, चेंज इन डेल n में, डेल n में चेंज ही तो हो रहा है, यानी कि मोल जो है हमारा वो चेंज ही तो हो रहा है। N3 N4 N1 N2 सभी का मोल जो है वो अलग अलग है, इसीलिए चेंज इन मोल है ये डेल n। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, Kp = Kc और Kp और Kc आ गया हमारा, यानी कि Kp ये रिलेशन क्या है, Kc है, Kp Kc का रिलेशन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पूरे थे, Kp और Kc में रिलेशन था। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगली टॉपिक पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ली चैटरी प्रिंसिपल। स्टेटमेंट क्या कहता है, ये आपका 5 मार्क्स या 20 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। 5 मार्क्स में कंफर्म है कि आपसे पूछेगा, कभी कभी ये 20 मार्क्स में भी आ जाता है। इसके साथ में कुछ और, जैसे इसका यानी कि इसका कह दिया कि अफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर पर, बताइए फैक्टर्स, ये सभी अगर पूछ लेता है तो ये 20 मार्क्स में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो 5 मार्क्स में ही पूछेगा आप सभी से, तो तैयार कर लीजिएगा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि ये 5 मार्क्स में ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो ली चैटरी प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेटमेंट इसका कहता है कि वेन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हैज़ बीन चेंज्ड, यानी कंसंट्रेशन टेम्परेचर, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं था, कंसंट्रेशन था। तो वेन कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ बीन चेंज्ड एट इक्विलिब्रियम, जब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर यानी तापमान, प्रेशर यानी दबाव, हैज़ बीन चेंज्ड एट इक्विलिब्रियम, किसी एक इक्विलिब्रियम पर चेंज होते हैं, देन तब इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाता है, हो जाएगा इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इन विच द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि इन फैक्टर उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो कि ये इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर, इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होगा, हैज़ बीन न्यूट्रलाइज, जहाँ पर इन सभी इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, शून्य हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन इटसेल्फ, यानी कि ये खुद की इक्विलिब्रियम को खुद ही मेंटेन करता है। इट मीन्स दैट इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन इटसेल्फ, ये खुद ही मेंटेन करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। जब कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर किसी एक इक्विलिब्रियम पर चेंज होते हैं, तब जो इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर इन सभी टर्म्स यानी इन सभी फैक्टर्स के जो इफ़ेक्ट हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा खुद ही। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं, ये आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर में 2 इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच
एक केमिकल रिएक्शन जिसमें द हीट हैज़ बीन रिलीज, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती। एग्जिट, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, सभी लोग चलाते होंगे, तो उसमें कोई भी देखिए, अभी किसी में जाइए तो एग्जिट का ऑप्शन आता है। एग्जिट यानी उस एप्लीकेशन से क्या, बाहर निकलना। तो एग्जिट से आप याद कर सकते हैं कि हीट क्या निकलती है, बाहर निकलती है। किसी केमिकल रिएक्शन में जब हीट बाहर निकलती है तो उस रिएक्शन में उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, इन विच द हीट हैज़ बीन रिलीज्ड, हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई हो जाता है। जब हीट रिलीज होती है तो जो टेम्परेचर होगा किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो वो हाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, किसमें, बैकवर्ड रिएक्शन का जो होगा वो लो हो जाएगा। और सो लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमारा जो लो, अब देखिए यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज होंगे आई थिंक। देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। जब हीट बाहर निकलेगा तो वो प्रोडक्ट से थोड़ी ना निकलेगा, वो तो रिएक्टेंट से, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन से ही निकलेगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तभी निकलेगा हीट बाहर। जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जब हीट बाहर निकल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन को किस की आवश्यकता होगी, किसके फेवरेबल में होगा। देखिए, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन लो टेम्परेचर चाहेगा। क्या चाहेगा, कि हमें लो टेम्परेचर मिले। जब हीट उसके पास ज़्यादा होगी तो वो थोड़ी ना चाहेगा कि मुझे और हीट मिले, क्योंकि वो अपनी हीट को रिलीज़ कर रहा है। तो वो लो के लिए ही तो रिलीज़ कर रहा है कि हमारी हीट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो लो टेम्परेचर फॉरवेबल क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यानी कि जान लीजिए, जब पहले से ही किसी की टेम्परेचर ज़्यादा हो, उससे थोड़ी ना और ज़्यादा को, अच्छा समझ लीजिए आसान सी भाषा, कोई पहले से ही गुस्सा है तो आप उसे और गुस्सा दिलाएंगे कि शांत करेंगे, तो शांत ही करेंगे ना। तो इसीलिए उसके लिए क्या होगा, अगर आप चुप रहेंगे, अगर कोई आपको मार रहा है, आप भी मार रहे हैं तो वो मार रहा है, फिर आप भी मार रहे हैं, अगर आप शांत हो जाएंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए लो, यानी कि लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। सो फॉरवेबल क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर फॉरवेबल। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडो यानी इन से याद कर लीजिए कि इसमें क्या होगी, हीट ऑब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का टेम्परेचर होगा वो हाई टेम्परेचर को फॉरवर्ड करेगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये जब हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जब उसको, देखिए हीट उसके पास कम है तभी ना वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। जब हीट को ऑब्जर्व कर रहा है यानी कि उसको किसकी ज़रूरत है, हाई हीट की ज़रूरत है। इसीलिए टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, हाई हो नहीं जाएगा, वो हाई टेम्परेचर के लिए फॉरेबल है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये ध्यान रखिएगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कैन रिएक्टेंट, यानी कि हम प्रेशर, देखिए अब टेम्परेचर को मैंने डिफाइन किया हीट के रूप में फॉरवर्ड, अब इसको किसके रूप में डिफाइन करेंगे कि किसका नंबर ऑफ मोल्स, उसको मैंने टेम्परेचर को क्या किया, किसका टेम्परेचर लो है या हाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने, यानी उसके बेस पर मैंने आइडेंटिफाई किया। अब इसको क्या करेंगे, कितने मोल हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, कितने नंबर ऑफ मोल हैं उसके बेस पर क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT सभी लोग जानते हैं। तो P किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, यानी कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे।
आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है. इट मीन्स दैट प्रेशर डिपेंड डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एट हाई प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल. तो यानी कि अगर हाई प्रेशर होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? देखिए अपोजिट ही तो शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पर किसी फैक्टर का इफेक्ट ना हो, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए. तो जब हाई प्रेशर होगा तो वो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? लो प्रेशर की ओर. यानी कि जब लो प्रेशर की ओर शिफ्ट, जब हाई प्रेशर है तो वो लो, यानी कि ये समझ लीजिए कि वो अपोजिट चल रहे हैं. ली चैटरी प्रिंसिपल अपोजिट चल रहा है. उसका इफेक्ट क्या कर रहा है? अगर हाई है तो लो की ओर जाएगा, लो है तो हाई की ओर जाएगा. इतना बात ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ पर हाई प्रेशर है तो वो इक्विलिब्रियम किस पे शिफ्ट हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल. अगर लेस नंबर ऑफ मोल है तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर भी लेस हो जाएगा. तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, हाई और लो. यानी कि N2 प्लस 3H2 नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4 हैं. तो इसका यानी कि, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 हैं. तो यानी कि ये इससे हाई हुआ, 4 नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली. अब देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N 4 हो गया तो प्रेशर भी तो 4 होगा, यानी कि ये भी तो हाई होगा इससे. तो वही कह रहा है. तो इसमें हाई से क्या जाएगा? लो जाएगा. हाई से लो गया कि नहीं? वही है रिएक्शन हमारा. एक रिएक्शन काफ़ी है. आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा. चलिए चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर. देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगले टॉपिक की ओर जाने से पहले हम एक और देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. उसी का है क्या? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ग्रेटर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो देन तब फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन फॉरएवर, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो हाई कंसंट्रेशन के लिए फॉरएबल होगा. इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से, देन तब फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? लो कंसंट्रेशन पर, उस यानी कि फॉरएवर होगा. फॉर फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इफ इसका अपोजिट हो जाएगा. इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, तो बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? लो कंसंट्रेशन फॉरवर्ड करेगा. इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? किस पे फॉरवर्ड होगा? हाई कंसंट्रेशन पर. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो N2H2 यहाँ पर देखिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का अगर कह दिया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट कीजिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर रहे थे? एंडो और एक्सोथर्मिक में. तो ये हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक है. तो एक्सोथर्मिक यानी कि रिलीज हो रहा है. दिस इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड लो टेम्परेचर. और एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता था? लो टेम्परेचर. कैसे हमने फाइंड आउट किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या है? हीट एक्सोथर्मिक होगा तो हमारा हीट क्या होगा? एग्जिट हो रहा होगा, यानी कि निकल रहा होगा. जब हीट निकल रहा है तो वो किस पे फॉरवर्ड, उसके पास हीट पहले से ही ज़्यादा है तो वो लो टेम्परेचर के पास जाएगा. तो यही हमारा हो गया क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक्सोथर्मिक होगा. अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं क्या है? हाई प्रेशर इज फॉरएबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. तो प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ रहा था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, यानी कि N जिसका ज़्यादा होगा, किसका? 4 है, ये N ज़्यादा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे करेगा? हाई प्रेशर इज फॉरएबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, क्योंकि क्या? नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं. यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो इसका प्रेशर भी हाई हो जाएगा. तो किस पे फॉरएबल करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन? हाई प्रेशर पर. अब यहाँ देखिए लो प्रेशर फॉरवर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा कैसा प्रेशर होना चाहिए? लो होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ 2 जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं. तो क्या हो जाएगा मम्मी? तो लो हो जाएगा. इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 4 मोल देन हाई कंसंट्रेशन फॉरएबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन.
तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 4 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन 4 मोल है। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर 4 मोल है देन तब हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर बैक फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और 2 मोल है देन तब लो, यानी कि अगर ये ज़्यादा है मोल और ये कम है तो इसके लिए हाई कंसंट्रेशन फॉरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और 2 मोल यानी बैकवर्ड रिएक्शन का यानी प्रोडक्ट का है तो लो कंसंट्रेशन फॉरेबल होगा किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। आई होप क्लियर हो गया। इट मीन्स देखिए हेंस इट मीन्स दैट low temperature, high pressure and high concentration of N2 and H2 are favorable for the synthesis large quantity NH3 सॉरी। हाँ जी, यहाँ से देखिए हो गया आपका ये जो लीड चैटरी प्रिंसिपल था वो कंप्लीट होता है। ये आपके लिए है, आप सभी इसका ज़रूर निकालिएगा। ये क्वेश्चन है, अगर आप सभी ये निकाल लेते हैं तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए अपने से थोड़ा, मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर आप अपने से थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है ये आपका क्लासियस-क्रेपलॉन इक्वेशन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था। ये दोनों में ही पूछे गए थे तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 5th में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया था। सॉरी 5 में अभी एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं। सो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो अब तो आई थिंक 1 घंटे के अप्रॉक्स में हो गई हैं, तो मैं इसी को अभी क्लोज़ करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारे तरफ जो है वो नेटवर्क का इशूज़ रहते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाएंगे जल्दी, आप लोगों को वीडियो मिलने में लेट हो जाएगी। इसके लिए मैं यहीं पर इसको क्लोज़ करती हूँ वीडियो को। ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मार्क्स, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और मैं वीडियो बनाऊँगी तो 1.5 से 1.5 घंटे तो चले जाएंगे क्योंकि आधे घंटे का टॉपिक है। तो मैं इसको अलग से वीडियो इसका एक प्रोवाइड कर दूँगी आपको और इसमें बेकायदे लिख के प्रोवाइड करूँगी कि क्लासियस-क्रेपलॉन इक्वेशन जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, उनको पता चलता रहेगा डेली की डेली कि कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है, कहाँ क्या है। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। सो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी ने सीखा होगा आज की लेक्चर में। तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासियस-क्रेपलॉन इक्वेशन क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल हमारा पसंद आ रहा हो, हमारी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कहाँ पर समझ में आया है, कहाँ पर नहीं समझ में आया है, तो मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगी जो है हमारे। सो थैंक यू सो मच।